हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएलपी। बच्चों, क्लास 11 के सारे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं एंड दिस इज द बेस्ट टाइम जब आप क्लास 12 के अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स के कोर्सेज को शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी हम कोर्सेज को खत्म करेंगे, जितना जल्दी हम सिलेबस को खत्म करेंगे, उतना ज्यादा रिवीजन का टाइम मिलेगा, उतने ज्यादा प्रकार के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, उस रिवीजन के टाइम को लाने के लिए हम जल्दी शुरू कर रहे हैं क्लास 12 के कोर्सेज। तो क्लास 12 के अकाउंट्स के कोर्सेस आज शुरू होने वाले हैं। तो क्लास 12 के अकाउंट के कोर्सेस में पहला चैप्टर आपका है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। तो बच्चों, आज के सेशन में मैं आपको फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप या फिर पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताऊंगा। थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा चैप्टर के बारे में, थोड़ा चैप्टर को जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे क्या करना है इस चैप्टर के साथ और चैप्टर के साथ कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं, आज के वीडियो में हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो बच्चों, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बारे में जानने से पहले, पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स को जानने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि पार्टनरशिप होता क्या है। बच्चों, पार्टनरशिप किसे बोलते हैं? हमने क्लास 11 में पढ़ा था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म किया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप हमारा लास्ट चैप्टर था अकाउंट्स का। तो उस लास्ट चैप्टर में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सीखा था। सोल प्रोप्राइटरशिप एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पे सिर्फ एक ओनर होता है, एक सोल प्रोप्राइटर होता है जो बिजनेस को संभालता है। बच्चों, वो बात, वो अकाउंटिंग, वो फंडामेंटल्स को अलग करके पार्टनरशिप के अलग फंडामेंटल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ट्रेडर होता है, सिर्फ एक बिजनेस ओनर होता है, सिर्फ एक प्रोप्राइटर होता है। लेकिन पार्टनरशिप में बहुत सारे लोग एक साथ आके बिजनेस को चलाते हैं। देयर आर मेनी पीपल हु आर working together to make the business a successful one. So therefore पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स अलग हो जाते हैं, पार्टनरशिप के अकाउंटिंग अलग हो जाता है, पार्टनरशिप का काम करने का तरीका अलग हो जाता है। तो हम सीखते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। बच्चों, डेफिनेशन के अनुसार पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के तहत। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में पार्टनरशिप के डेफिनेशन को बताया गया है। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको पहले सेग्रीगेट करते हैं, तोड़ देते हैं, फिर समझते हैं। पहला उसने बोला पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड। पहले तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? बिजनेस रिलेशन है। पार्टनरशिप एक बिजनेस रिलेशन है। किसके बीच में? लोगों के बीच में, पीपल के बीच में, पर्संस के बीच में, जिन्होंने प्रॉमिस किया है, अग्री किया है, प्रॉमिस किया है कि वो प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस को शेयर करेंगे। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट शेयर करेंगे, अगर लॉस होता है तो लॉस भी शेयर करेंगे। of a business carried on by all or any of them acting for all। बच्चों, अगर 2 3 4 5 लोग मिलके बिजनेस को चलाते हैं तो एक साथ मिलके वो चला सकते हैं बिजनेस को, या फिर कोई एक अकेला सबके लिए डिसीजंस ले सकता है। या तो हम 3-4 जन मिलके जो बिजनेस को चला रहे हैं वो 3-4 जन मिलके बिजनेस को सेटल करें, बिजनेस को चलाएं, बिजनेस को कैरी डाउन करें, मैनेजमेंट देखे, एडमिनिस्ट्रेशन देखे, सब देखे, या फिर कोई एक अकेला काम करे सबके लिए, कोई एक अकेला डिसीजंस लिए सबके लिए। तो डेफिनेशन क्या बनता है? डेफिनेशन बनता है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा डेफिनेशन समझ में आने के बाद एक और पॉइंट ऐड होता है उसमें। पार्टनरशिप इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी और बिजनेस एंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग व्यू पॉइंट। बच्चों, अकाउंटिंग मतलब हिसाब करना, रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग होता है। तो अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट में पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। 11th में आपने पढ़ा था, मैं आपको याद दिला दूं कि 11th में भी हमने बोला था ओनर एक अलग एंटिटी होता है, बिजनेस एक अलग एंटिटी होता है। इन द सेम वे अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट में पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, बिजनेस एंटिटी होता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट, फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग की नजर में। समझ में आया बच्चों? फिर सर आता है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हो सकते हैं जो अकाउंटिंग मतलब पार्टनरशिप में ज्वाइन कर सकते हैं, पार्टनर्स बन सकते हैं। बच्चों, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 मिनिमम 2 जन हमको जरूरी है पार्टनरशिप बनाने के लिए।
पार्टनरशिप बनाने के लिए मिनिमम 2 जन की जरूरत होती है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स और मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस बाय पार्टनरशिप इज 2 पीपल ओनली। ऑन द अदर हैंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कितने हो सकते हैं बच्चों? मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 बनेंगे। कितने बनेंगे बच्चों? 50 बनेंगे। 50 लोगों का पार्टनरशिप सबसे ज्यादा, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों का 50 हो सकता है, मिनिमम लोग हो सकते हैं 2। मतलब मिनिमम 2 इंसान मेरे को चाहिए पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए, मैक्सिमम 50 लोगों को मैं पार्टनर बना सकता हूं। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। बच्चों इसके बाद, इतने सारी चीजों के डिस्कशन के बाद एक और चीज आता है, वो है पार्टनरशिप डीड। क्या है सर? पार्टनरशिप डीड। बच्चों व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड इज नथिंग बट अ रिटन लीगल डॉक्यूमेंट। रिटन डॉक्यूमेंट क्या डॉक्यूमेंट है सर? बच्चों पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जिस लीगल डॉक्यूमेंट पे हम अपने पार्टनरशिप के सारे डिटेल्स को लिखते हैं। एक अग्रीमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, इसको हम अग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। क्यों अग्रीमेंट बोलेंगे, क्यों रिटन डॉक्यूमेंट बोलेंगे? बच्चों जब 2-3 लोग, अभी मैं इमेजिन करिए मैं मेरे 3 दोस्त मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं पार्टनरशिप पे। अभी बच्चों आगे चल के हमारे बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। 1 साल 2 साल हमने सही से काम किया, 2 साल के बाद हमारा डिस्प्यूट लग गया, झगड़ा होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। तो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हमने पार्टनरशिप डीड बना दिया, हमने रिटन डॉक्यूमेंट बना दिया। रिटन डॉक्यूमेंट में हमने लिख दिया हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कितना प्रॉफिट कौन लेगा, किसका क्या ड्यूटी है, किस चीज को लेके हम काम करते हैं, हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, सारी की सारी चीजें, हमारा ऑफिस किधर है, हमारा ऑफिस का एड्रेस कौन सा है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, किस तरीके का बिजनेस करते हैं, कितने स्केल का बिजनेस करते हैं, कब बिजनेस शुरू किया था, कब कमेंसमेंट किया था पार्टनरशिप का। एवरीथिंग हैज बीन रिकॉर्डेड इन द रिटन डॉक्यूमेंट। इन ऑर्डर टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स इन फ्यूचर वी मेक अ लीगल डॉक्यूमेंट और अग्रीमेंट व्हेन वी स्टार्ट और पार्टनरशिप जर्नी। जब हम अपने पार्टनरशिप जर्नी को शुरू करते हैं तब हम एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। उस रिटन डॉक्यूमेंट में हम सारे के सारे चीजें लिखते हैं। क्यों? क्योंकि आगे चल के अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये पार्टनरशिप डीड हमारे कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करेगा। जो चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी होगी उन सबके नीचे हमारा सिग्नेचर होगा। जितने जन होंगे हम उन सबका सिग्नेचर होगा। तो जितने लोगों का वहां पे सिग्नेचर होगा, सब जिन दे आर बाउंडेड बाय द पार्टनरशिप डीड। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पार्टनरशिप डीड उसको सॉल्व करेगा। क्या क्या चीजें लिखी होंगी? नेचर ऑफ बिजनेस लिख सकते हैं, साइज ऑफ बिजनेस लिखेंगे, कब शुरू किया था लिखेंगे, कितने लोग हैं लिखेंगे, पार्टनर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, बिजनेस के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस लिखेंगे। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच हैज टू बी रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। बच्चों अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? अभी तक हमने डिस्कस किया पार्टनरशिप का डेफिनेशन, फिर हमने डिस्कस किया पार्टनरशिप के व्यू पॉइंट के बारे में, मतलब अकाउंटिंग व्यू पॉइंट के बारे में, फिर हमने मैक्सिमम और मिनिमम नंबर के पार्टनर्स को देखा और देखने के बाद हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कस किया। आई होप बच्चों आपको अभी तक समझ में आ रहा है। बच्चों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। बच्चों अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना, देखो बच्चों इट इज डिजायरेबल टू मेक अ पार्टनरशिप डीड। डिजायरेबल मतलब बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन बना सकते हैं। बनाना जरूरी नहीं है, नहीं बनाओगे तो इलीगल हो जाएगा पार्टनरशिप, ये कहीं नहीं लिखा, लेकिन बनाना जरूरी है। अगर आप नहीं बनाते, सोचो हम 4 दोस्त थे, जो 4 दोस्त मिलके हमने बिजनेस शुरू किया था। उन चारों दोस्तों ने हमारे बीच में इतना भरोसा था कि हमने सोचा कि हमको कोई लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, हम कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप को शुरू करेंगे। बच्चों शुरू तो कर लिया, 2 साल 3 साल 4 साल हमने कर तो लिया, करने के बाद प्रॉब्लम आया, फिर डिस्प्यूट शुरू हो गया। जब डिस्प्यूट शुरू हुआ तब अगर पार्टनरशिप डीड हमारा नहीं बना है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत 1932 में जो भी प्रोविजंस पास किए गए थे उन प्रोविजन के हिसाब से हमारे डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा। मतलब देखते हैं कि प्रोविजन, समझते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं और उन प्रोविजन के हिसाब से हमारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। बच्चों देखो पहला लिखा है, अगर पार्टनरशिप डीड आपका नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ partnership deed, in the absence of any partnership deed, first thing is profit and losses are shared equally by partners। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और आपके अंदर डिस्प्यूट आ गया है और आप कोर्ट ऑफ लॉ के सामने खड़े हो जाते हो, तो जज आपको बोलेगा प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी आप कर रहे हो, बना रहे हो बिजनेस में, उसको इक्वली बांटो। 4 जन हो, 4 जन के बीच में इक्वली बंटेगा,
5 हो 5 के बीच में इक्वली बंटेगा, 2 हो 2 के बीच में इक्वली बंटेगा। प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। आई होप यू गेट इट। दूसरा पॉइंट बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड टू पार्टनर्स। क्या होता है बिजनेस में, हमने 11th में भी पढ़ा था, क्या होता है बिजनेस में कभी कभी जब ओनर एक अलग एंटिटी होता है, बिजनेस एक अलग एंटिटी होता है, तो कभी कभी क्या होता है ओनर जब अपना पैसा देता है कैपिटल के हिसाब से बिजनेस को, तो वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। मतलब बिजनेस को ओनर को कुछ पैसा देना पड़ेगा कैपिटल के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ता है बिजनेस को ओनर को। तो वैसे ही पार्टनरशिप में भी अगर पार्टनर्स चाहें तो पार्टनरशिप डीड में लिख के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेंगे, जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होगा उसी हिसाब से वो लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाएगा पार्टनर्स को। बिजनेस फर्म जो आपका पार्टनरशिप फर्म है, वो पार्टनरशिप फर्म किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, ड्राइंग्स। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है तो ड्राइंग्स पे कैसे इंटरेस्ट दे सकता है? देखो बच्चों, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को फर्म नहीं दे रहा है। वैसे ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स होता है जब पार्टनर अपना पैसा, मतलब फर्म का पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल के लेके जाता है। पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है तो उसको ड्राइंग बोला जाता है। तो बच्चों, अगर कोई पार्टनर कुछ पैसे बिजनेस में से, फर्म में से निकाल के गया है तो उस पे भी कोई इंटरेस्ट वो नहीं देगा। सिर्फ ड्राइंग्स का पैसा वापस करना है, कोई इंटरेस्ट उसको नहीं देना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज आल्सो नॉट चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स। आई होप यू गेट इट। फिर सर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। बच्चों, बिजनेस में कभी ना कभी लोन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिजनेस को एक्सपैंड करना होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो बिजनेस को जब एक्सपैंड करना होता है, अगर बिजनेस ने या फिर फर्म ने कोई भी पार्टनर से कोई किसी भी अमाउंट का लोन लिया है तो उसमें कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, 6% होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में आपने अपने परसेंटेज के हिसाब से लिख दिया है, इमेजिन करिए ए बी सी 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है, तीनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया पार्टनरशिप में। करने के बाद बी ने टोटल फर्म को 2 लाख रुपए का लोन दिया। कितने का लोन दिया? 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए के लोन के बाद उसने पार्टनरशिप डीड में लिखवाया कि आई विल चार्ज 10% पर एनम। एक साल में 10% का इंटरेस्ट लूंगा। 2 लाख का 20,000 रुपए मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा, बी पार्टनर को, मतलब पार्टनर जिसका नाम बी है उसको देना पड़ेगा। लेकिन नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और बी ने 2 लाख रुपए दिए हैं, अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं करता, एब्सेंट है, और 2 लाख रुपए बी ने दिए हैं, तब क्या होगा? तब तो कोई 10%, 12%, 15% कुछ भी चार्ज नहीं कर सकता वो, नहीं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने बोला अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, मतलब बी ने जो लोन दिया है उस पे उसको पर एनम 6% का इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। मतलब फर्म 6% का इंटरेस्ट देगा, फर्म 6% का इंटरेस्ट किसको देगा? बी को देगा। ठीक है सर, समझ में आ रहा है आपको? अगर लोन दिया है पार्टनर ने और उस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा तो वो इंटरेस्ट 6% पे चार्ज होगा इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आई होप बच्चों यू गेट इट। फिर आता है रेमुनरेशन मतलब जो भी पैसा पार्टनर को मिलता है, जैसे सैलरी मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है, एक्सेट्रा मिल सकता है, तो कोई भी चीज पार्टनर को नहीं दी जाएगी। कोई सैलरी, कोई कमीशन, कुछ नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है या फिर साइलेंट है तो फिर कोई भी रेमुनरेशन, सैलरी हो, कमीशन हो, वो पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। लास्ट पॉइंट के बारे में आते हैं, डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट है न्यू पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल पार्टनर्स अग्री। मतलब अगर 4 जन का बिजनेस है, ए बी सी डी 4 जन का बिजनेस है, और कोई 5वां आना चाहता है, ई आना चाहता है, तो जब तक ए बी सी डी चारों हाँ नहीं बोलते तब तक ई नहीं आ सकता। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर 4 पार्टनर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, 1 2 3 4, कोई भी 4, मतलब मैंने एक हाइपोथेटिकल नंबर लिया, कोई भी नंबर के पार्टनर्स है, एक्स नंबर ऑफ पीपल आर इन द बिजनेस इन अ पार्टनरशिप, अगर कोई दूसरा उसके बाद आना चाहता है, न्यू पार्टनर आना चाहता है, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड में कोई भी चीज उसका जिक्र नहीं किया गया है, या पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, तो उस टाइम पे जब तक सारे पार्टनर्स अग्री नहीं करते तब तक नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। सो दिस वाज ऑल द प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से मैंने आपको सारे के सारे प्रोविजन समझाए, जिस प्रोविजंस के हिसाब से काम होता है।
अब सर एक छोटा सा टॉपिक और बच गया है आज की क्लास में। आज की क्लास को छोटा रखेंगे, आज के सेशन को छोटा रखेंगे, क्योंकि आज मैं सिर्फ फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, नया कोर्स शुरू कर रहा हूँ, नया वीडियो डालने वाला हूँ। क्लास 11th के और क्लास 12th के सारे कोर्सेस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। एक एक करके मैं वीडियोस अपलोड करना शुरू करूंगा। ये अकाउंट्स का पहला वीडियो है, बहुत जल्दी बीएसटी का भी आएगा, इकोनॉमिक्स का भी आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी आएगा। क्लास 11th के लिए भी सारे के सारे वीडियोस ऑन प्रोसेस है, धीरे धीरे सब अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। चलिए सर लास्ट टॉपिक देखते हैं आज का। बच्चों लास्ट टॉपिक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बच्चों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट फर्म के लिए एक एक्सपेंस होता है, फर्म के लिए एक एक्सपेंस होता है। ठीक, समझो बच्चों, पहले बातों को समझो। जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप करते थे तब हम पीएल अकाउंट बनाते थे। पीएल अकाउंट में सारे के सारे खर्चे डेबिट के साइड पे लिखते थे, क्रेडिट के साइड पे इनकम लिखते थे, नेट प्रॉफिट निकालते थे। सेम चीज इधर हो रहा है बच्चों। जो खर्चे होते हैं, जिन खर्चों को फर्म प्रॉफिट बनाए या लॉस बनाए, फर्म प्रॉफिट बनाए या लॉस बनाए, कुछ भी करे, ये खर्चे हमको करने पड़ेंगे, उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाएगा। मतलब we have to pay whether the firm earns profit or incurs loss। बच्चों अगर फर्म प्रॉफिट बनाए या लॉस बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खर्चे हमको करने पड़ेंगे, ये एक्सपेंसेस हमको करने पड़ेंगे, उसको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बाय पार्टनर। पार्टनर ने लोन दिया था, उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रेंट पेबल टू पार्टनर, पार्टनर को रेंट देना पड़ेगा। किसी पार्टनर की जगह पे हम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, उसको रेंट पेबल है, वो देना पड़ेगा, ये तो खर्चा है, ये देना पड़ेगा। प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये खर्चे हमको करने पड़ेंगे, इसको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बच्चों उसके बाद सारे के सारे खर्चे करने के बाद नेट प्रॉफिट मिलता था। क्लास 11th में सोचो, क्लास 11th पे वापस जाओ, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को समझने से पहले ये समझो, पीएल अकाउंट में लास्ट में हमको नेट प्रॉफिट मिलता था। नेट प्रॉफिट मिलने के बाद हम उस नेट प्रॉफिट को डायरेक्टली कैपिटल में ऐड कर देते थे, क्योंकि एक ही ओनर था, सोल प्रोप्राइटर, वन ओनर, सिंगल ओनर, इसीलिए जब प्रॉफिट बनता था वो अपने घर को प्रॉफिट लेके चला जाता था, यही होता था। लेकिन यहाँ पे तो एक इंसान नहीं है ना, यहाँ पे तो बहुत सारे पार्टनर्स हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, अभी लिखवाया मैंने, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, तो मिनिमम 2 है मैक्सिमम 50 है। जितने भी खर्चे मैंने निकाले, सारे के सारे खर्चे निकालने के बाद मेरे को प्रॉफिट बांटना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम अप्रोप्रिएशन करते हैं। क्या करते हैं? अप्रोप्रिएशन करते हैं। ये वो पेमेंट्स हैं जो हमको करेंगे जब प्रॉफिट होता है। अगर फर्म का प्रॉफिट नहीं होता तो ये सारे पेमेंट्स हमको नहीं करने होते, एग्जाम्पल के हिसाब से देखो, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, वगैरह वगैरह जितने भी सारी चीजें हैं वो खर्चे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक्सपेंस होता है और वो एक्सपेंस होता है जिनको फर्म का प्रॉफिट हो या लॉस हो वो करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट उन पेमेंट्स को बोला जाता है जिन पेमेंट्स को तब किया जाएगा जब फर्म का सिर्फ प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करने के बाद जो बचता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करने के बाद बच्चों ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करने के बाद जो बचता है वो पैसा पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो बचता है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। सोचो, इमेजिन करो कि मेरा रेवेन्यू 1 लाख रुपए का था। कितना था बच्चों? 1 लाख रुपए का रेवेन्यू था। 1 लाख रुपए में से 20,000 मेरे थे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
तो मतलब मेरे पास अब बचा कितना, 80,000। 80,000 में से अप्रोप्रिएशन के खर्चे इमेजिन करो बच्चों 20,000 और है, तो मेरे पास बचा कितना, 60,000। कितना बचा, 60,000। हम 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, 1:1:1 रेशियो में। कितने रेशियो में, 1:1:1, मतलब तीनों को इक्वली मिलेगा, तीनों को इक्वली, मतलब इसको भी 1/3 मिलेगा, इसको भी 1/3 मिलेगा, इसको भी 1/3 मिलेगा। ठीक, तो इसको 1/3, इसको 1/3, इसको 1/3, मतलब 60,000 का 1/3 ए को मिलेगा, 60,000 का 1/3 ए को मिलेगा, मतलब ए को मिलेगा 20,000। एंड द सेम विल बी प्रोवाइडेड टू बी एंड द सेम विल बी प्रोवाइडेड टू सी। ठीक है ना बच्चों, 1 लाख रुपए मेरा रेवेन्यू था, उसमें से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हटा दिया गया, हटाने के बाद बचा 80,000। 80,000 में से 20,000 अप्रोप्रिएशन को घटाया मैंने, घटाने के बाद मेरे पास बचा 60,000। वो 60,000 मेरा 1:1:1 रेशियो में डिवाइड करना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था, डिस्ट्रीब्यूट किया 1:1:1, मतलब ए, बी और सी तीनों को 20,000 ईच मिला। ये जो 60,000 है ना बच्चों जो दिया गया, उस 60,000 को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बच्चों, आई होप समझ में आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो मैं पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हटाऊंगा, फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हटाऊंगा, दोनों को हटाने के बाद जो पैसा बचेगा उसको मैं पार्टनर्स के बीच में बांटूंगा, जितने उनका रेशियो है, जितना उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस हिसाब से बांटूंगा, और बांटने के लिए जितना पैसा मैं बांटूंगा उसको मैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलूंगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया। आज के सेशन में हमने बहुत सारी चीजें बातें की, अकाउंट्स के बारे में, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, और डेफिनेशन के बारे में बात की, पार्टनरशिप डीड के बारे में बात की, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में क्या होगा उसके बारे में बात की, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में बात की, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात की, एग्जांपल्स के बारे में बात की, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने करके भी दिखाया। आगे के सेशन में और इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ाऊंगा और इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, सेशन को लाइक करिए और वापस आइए नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।